अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है एडम ने कनाडा से। वो कहते हैं मेरा ताल्लुक तो इंडिया से है, लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ छोटी उम्र में ही कनाडा आ गया था। यहीं पे पला बड़ा हूं, अब तो बूढ़ा हो चला हूं। लेकिन आपकी कहानियां बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी कहानी ज़रूर सुनता हूं। बहुत अरसे से सोच रहा था कि एक कहानी, सच्ची और खौफनाक कहानी आपके साथ शेयर करूं, टाइम नहीं मिल पा रहा था। स्पेशली आपके लिए टाइम निकाला है और ये कहानी आपके हवाले, क्योंकि जिस अंदाज में आप कहानी बयान करते हैं, इससे पहले भी मैं कई लोगों की स्टोरीज सुन चुका हूं। वो इस तरह कहानी सुनाते हैं जैसे लिखी हुई कहानी उनके सामने हो और वो बोलते जाते हैं। लेकिन आपका अंदाज़े बयां ऐसा है कि सुनने वाला दूर उसी जहां में खो जाता है जहां की आप बात कर रहे होते हैं। लगता है हम उसी कहानी का हिस्सा हैं, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एडम जी, आपने मेरी कहानी को सुनाने के अंदाज को पसंद किया। कोशिश करूंगा जो कहानी आपने मेरे हवाले की है उसको भी ऐसे लफ्ज़ों में परो सकूं कि आपको कहानी अच्छी लगे। वो कहते हैं मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे गोरे हैं, देसी भी हैं उनमें, लेकिन ज्यादा गोरे हैं। वहीं पे एक हमारे दोस्त हमारे इलाके में पहुंचे हुए थे और जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने उन्हें कहा कि ये कैसे हो सकता है कि यार तुम मुझसे मिले बगैर चले जाओगे, तुम यहां आए हो और तुमने मुझे बताया नहीं। तो उसने कहा यार मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अंकल भी साथ हैं। तो मैंने कहा यार क्या हो गया, अंकल को भी ले आओ, बट तुम ऐसे नहीं जा सकते। यूं मैंने और दोस्तों को भी फोन करके बताया कि यार दोस्त आया हुआ है और वो पहुंच रहा है, तुम लोग भी पहुंचो, और दोस्त भी पहुंच गए। मैंने उनके लिए खाना वगैरह तैयार करवाया, एक महफिल लगी। उनके अंकल खामोश तबीयत थे। हम लोग गपशप करते रहे, वो हमारे साथ ही शामिल रहे, सिगरेट पीते रहे, कम बोलते। उन्हें एक दो दफा कहा भी कि अगर आप लोग कहें तो मैं जाकर लेट जाता हूं ताकि आप कंपनी कर सके। हमने कहा नहीं नहीं, आप हमारे साथ ही रहिए। बातों का सिलसिला निकला तो एक दोस्त जिसने कहा यार मैं मुख्तलिफ टॉपिक पे बात हो रही थी, तो एक टॉपिक पे बात हुई तो एक दोस्त जिसका नाम था जैस्पर बोला कि यार मैं आपको अपने गांव का एक सच्चा वाकया सुनाता हूं। अब खाना खा के एक सोने से पहले का दौर चल रहा था कि कहानियां बातें करते करते थक हार के हम सो जाते, क्योंकि सुबह दोस्त ने चले जाना था। जैस्पर ने बताया जिस गांव में मैं रहता हूं ये उसी गांव का सच्चा वाकया है। बहुत अरसा पहले ऐसा हुआ कि वहां पे बहुत सारे खेत बने हुए हैं। सबने अपना घर इस अंदाज में बनाया है कि उसके आगे घर के या पीछे या लेफ्ट या राइट साइड पे उसके खेत हैं, यानी खेतों के पास सब अपने अपने घर बनाते हैं। एक कतार में बने हुए घर नहीं है कि जैसे एक लाइन में बने हुए सारे घर होते हैं, ऐसा नहीं है। काफी फासले पे घर बने हुए हैं। किसी के जितने खेत हैं उतने हिस्से पे उसका देखभाल, खेतों को पानी देना, सारा केयर करना उसके जिम्मे, और वहीं खेतों के बीच में या एक साइड पे उसका घर बना हुआ है। इसी तरह दूर के खेत में दूसरा जो उस खेत का मालिक है उसका भी घर बना हुआ है। वहीं गांव के ही एक शख्स जो खेतों में अपना पानी वगैरह देते, काम वगैरह करते और फारिग होकर सीधा अपने घर आ जाते। उनका जो बेटा है, अब तो वो बड़ा हो चुका है, हमारा दोस्त है, ये उसी ने हमें वाकया सुनाया है। वो कहता है कि वो बहुत छोटा सा था उस वक्त। वो सो रहा था कि उसके वालिद काम काज से फारिग होकर शाम को घर में दाखिल हुए। काफी ज्यादा उनको भूख लगी हुई थी। आते ही अपनी वाइफ से कहा बहुत तेज भूख लगी है, बस मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं, आप खाना लगा दो।
उनका घर इस अंदाज में बना हुआ था कि घर के बिल्कुल सामने ही एक कच्ची सी सड़क थी जिस पे लोग गधों पे, घोड़ों पे या घोड़ा गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे लोग सफर करते थे। आने जाने के लिए वाहिद वही एक रास्ता था, जो कच्चा रास्ता दूर जाने के बाद फिर से कोई घर उस कच्चे रास्ते के सामने मौजूद होता और तमाम घरों के सामने से वही कच्चा रास्ता ही गुजरता था। यानी आने जाने के लिए सिर्फ एक ही कच्ची सड़क, और उस घर के बिल्कुल पीछे ही उनका खेत खलियान थे। वाइफ खाना गर्म करने लगी और वो जाकर हाथ मुंह धोने लगे। हाथ मुंह धोने के जैसे ही फारिग होके वो आकर बैठे खाना खाने के लिए कि इससे पहले कि उनकी वाइफ उनके लिए खाना लेकर आती, तो आसमान के ऊपर ऐसी एक सफेद सी रोशनी चमकी और एक शोर की आवाज आई, जैसे कोई लड़ाका तैयारे गुजरते हैं तो इतनी तेजी से वो गुजर जाते हैं कि उनकी शोर की आवाज उनके गुजरने के बाद आती है, शां, और वो गुजर जाते हैं। लेकिन पीछे एक आवाज सुनाई देती है, एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है, एक ऐसी गूंज सुनाई देती है जो उस माहौल को हिला कर रख देती है कि कोई ऐसी चीज फजा में गुजरी है जो इतना शोर करते हुए गई है कि सब ना चाहते हुए भी ऊपर आसमान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ है। तब पता लगता है कि एक तैयारा, फौजी तैयारा, जंगजू तैयारा इतनी तेजी से ऊपर गुजरा है और नीची उड़ान भर रहा था। नीचे होने की वजह से उसका शोर भी इतना ज्यादा सुनाई दिया कि सब मजबूर हो जाते हैं उसी की सिमत देखने के लिए। उसी लम्हे भी एक ऐसी ही लाइट के बाद एक ऐसा शोर सुनाई दिया जैसे किसी तैयारे से मिलता जुलता शोर होता है, लेकिन अंधेरा फैल चुका था। घुप अंधेरा तो नहीं हुआ था, शाम हो चली थी। कहीं दूर हल्की सी किरणें शायद बाकी थी सूरज की, जो इस खेतों पे, इस घर पे तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी मुकम्मल सूरज गरूब नहीं हुआ था, इसलिए रात की काली चादर फैलना शुरू हो चुकी थी। शाम हो चली थी। वो लम्हा जब सूरज गरूब हो रहा होता है, अंधेरा फैलना शुरू होता है और 30 मिनट 20 मिनट के बाद घुप अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही लम्हे वो एक शोर सा सुनाई दिया, लेकिन आसमान पे जो चीज भी गुजरी थी वो किसी तैयारे की तरह, लड़ाका जंगजू तैयारे की तरह नहीं थी, लेकिन कोई चीज थी जरूर। वो इतनी तेजी से गुजरी थी कि उसके अंदर से एक सफेद रोशनी निकल रही थी। एक ऐसी रोशनी कि जैसे कोई बड़ा जंबो जहाज ऊपर आसमान पर उड़ता है तो उसके दोनों साइडों पे बड़े बड़े उसके पर होते हैं जिसके ऊपर इंजन लगा होता है। ये जो चीज भी आसमान में उड़ी थी नजर तो नहीं आई थी, लेकिन उसकी दोनों साइडों पे एक लंबी सफेद रोशनी निकल रही थी, जैसे उस चीज के अंदर से रोशनी निकल रही हो और वो रोशनी उसके उल्टी साइड पे और सीधी साइड पे एक लंबी कतार की सूरत में थी। ऐसे जैसे जहाज के पर होते हैं वैसे उस चीज के अंदर से पर की बजाय सफेद रोशनी निकल रही थी जो दूर दूर तक फैल रही थी। और वो चीज शायद साइज में बड़ी थी या छोटी थी ये भी नजर ना आ सका, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और उसमें से रोशनी निकल रही थी। एक दरमियान में से रोशनी और उस दरमियान की रोशनी के लेफ्ट और राइट में सफेद रोशनी निकल के एक लाइन सी बना रही थी और शाह की एक आवाज आई और वो चीज ऊपर से गुजर गई। लेकिन ये क्या, ये चीज कहीं गिरी थी। जब वो गुजरी थी तो उस लम्हे आवाज और शोर जो पैदा हुआ था वो उसके उस गुजरने की वजह से था, लेकिन उसके बाद एक ऐसी आवाज पैदा हुई जैसे वो किसी चीज से जाके टकराई हो। जिस वक्त वो ऊपर से गुजरी थी तो उसके गुजरने का तरीका, उसका अमल ऐसा था जैसे वो नीचे की तरफ उसका बहाव हो, तेजी के साथ वो नीचे गिर रही हो और वो वाकई नीचे ही कहीं गिर के टकराई थी, जिसकी वजह से एक आवाज भी पैदा हुई थी। समझ लीजिए एक जोरदार आवाज, एक जोरदार धमाका सा हुआ था, वो कहीं गिर गई थी। यह आवाज उस शख्स ने भी सुनी जो खाना खाने के लिए अभी अपनी
हाथ मुंह धो के आया था और उसकी बीवी जो खाना डाल रही थी वो भी चौंक के ऊपर की तरफ देख रही थी। यहाँ तक कि उनका छोटा बेटा जो सो रहा था वो भी उस शोर की वजह से जाग गया था और रोना शुरू हो गया था। बीवी भागी अपने बच्चे की तरफ कि बच्चा डर गया है, इस शोर से रो रहा है, और शौहर परेशान सा हो गया, ये क्या हुआ है। बीवी ने बच्चे को उठा के सीने से लगाया, चुप कराने लग गई, लेकिन शौहर से बोली ये क्या था। वो बोले पता नहीं क्या था, लेकिन लगता ऐसे है ये जो चीज भी थी हमारी जमीनों के अंदर गई है। रुको मैं देखता हूं ये क्या है। वो बोली ध्यान से जाइएगा, पता नहीं क्या हो। उन्होंने हिफाजत के तौर पे एक बड़ा सा डंडा उठाया, लालटेन हाथ में पकड़ा। अब अंधेरा हो चला था और वो घर से दूसरे दरवाजे को इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इस घर के 2 दरवाजे थे। एक ये घर इस अंदाज में बना हुआ था कि इस घर का पुश्त बैक जो थी वो खेतों की तरफ थी और इस घर का जो मुंह था, मेन दरवाजा था, वो उस कच्चे रास्ते की तरफ था। लेकिन एक छोटा दरवाजा जो पीछे वाली साइड से भी खुलता था, उन्होंने उस दरवाजे का इस्तेमाल किया। पीछे वाले दरवाजे से वो खेत में दाखिल हुए और उसी सिमत का तयन करके, अंदाजा करके कि किस तरफ वो चीज गई होगी, चलते हुए आगे जाना शुरू हुए। तो खूब अंधेरा पड़ा हुआ था। चलते 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 एक जगह पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, दूर से उनको एक रोशनी से नजर आई, सफेद रोशनी। वैसी ही रोशनी जैसे आसमान में नजर आई थी, वैसी ही रोशनी उनको दूर से ही नजर आ गई, जो अब बुझने जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने जा रही थी। और वो अंदाजा लगा चुके थे ये वही रोशनी है जो कुछ देर पहले आसमान में थी, अब बुझ रही है। वो तेजी से जब उस रोशनी के करीब पहुंचे तो रोशनी तो बुझ गई थी, लेकिन वो चीज वहीं पे मौजूद थी जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। ये कोई ऐसी चीज थी जो जमीन के अंदर घुस गई थी। ऐसे जैसे जमीन का बिल बनाया जाता है, जैसे सांप का या खरगोश अपने लिए बिल बनाता है और उसके अंदर घुस जाता है, थोड़ा सा हिस्सा बाहर नजर आता है, तो उस चीज का भी थोड़ा सा हिस्सा बाहर नजर आ रहा था। बाकी वो तेजी से गिरने की वजह से जमीन के अंदर धंस गई थी। हैरत की बात यह थी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, जैसे कोई तैयारा बहुत बड़ी चीज नहीं, ये एक छोटी सी चीज थी, जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल की साइज से भी थोड़ी सी छोटी, एक गोल सी बनी हुई कोई चीज थी जो जमीन के अंदर धंसी हुई थी। उन्होंने कहा ये तो बहुत गर्म होगी, अगर मैं इसको एकदम से निकालने की कोशिश करता हूं ये तो मेरा हाथ जल सकता है, मुझे कुछ इंतजार करना चाहिए, क्योंकि दूर से इसकी रोशनी जो नजर आ रही थी और बुझ गई है, ये कोई अजीबो गरीब सी चीज है, पता नहीं कोई हवाई मखलूक है क्या है, लेकिन इसके गिरने का जोर से जो धमाका हुआ था वो बड़ा खौफनाक था। ये पता नहीं इतनी छोटी चीज ऐसी आवाज कैसे पैदा कर सकती है। वो इन बातों को सोचते हुए जब कुछ देर गुजर गई तो उनको लगा कि अब मुझे इसको निकाल लेनी चाहिए। उन्होंने डरते डरते अपना हाथ जैसे ही उसको टच किया तो उनके मुंह से एक चीख निकल गई। उनके जहन में यही था कि शदीद गर्म होगी, मेरा हाथ जल जाएगा, तो उनका हाथ जला नहीं था। एक इतनी ठंडी यख बर्फ के ऊपर पड़ा था कि उनका हाथ चिपक गया था और उनको जोर लगा के हाथ को खींचना पड़ा था। और वो इतनी शदीद ठंडी बर्फ की तरह वो चीज थी कि उससे उनका हाथ चिपक सा गया। जैसे ऐसे इलाकों में जहां पे शदीद बर्फबारी होती है, वहां पे आप हाथ किसी लोहे या ऐसी चीज पे रखते हैं तो आपको हाथ छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही उनको उस चीज से हाथ छुड़ाना मुश्किल हो गया, लेकिन जोर लगा के हाथ छुड़ा लिया। अरे ये तो गर्म नहीं, ठंडी है। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी कि इतनी ठंडी है, मैं इसको वैसे नहीं पकड़ सकूंगा, इसको शर्ट से लपेट लेता हूं। अपनी शर्ट को उन्होंने उतारा और शर्ट को उतार के उस ठंडी सी चीज को मट्टी के अंदर से निकाल लिया। तो वो फुटबॉल से भी छोटी, एक बिल्कुल स्टील की बनी हुई, सफेद चमकती हुई, एक गोल दायरे की तरह अजीबो गरीब चीज थी। उससे पहले ऐसी चीज उन्होंने देखी नहीं थी। उसके अंदर अजीब से निशान बने हुए थे, अजीब से सुराख बने हुए थे, जैसे किसी और सयारे से भेजा गया कोई सिग्नल हो, किसी और सयारे से भेजी गई कोई चीज हो, कोई डिवाइस हो, कुछ भी हो। वो उसको कोई नाम नहीं दे सकते थे सिवाय इसके कि ये इस दुनिया की कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी और दुनिया से कोई और चीज आई हो, ठंडी यक और इतनी, और उसमें से इतनी तेज रोशनी और उसकी इतनी तेज आवाज के एक लड़ाका तैयारे से भी ज्यादा गूंज थी, उसकी गड़गड़ाहट थी इतनी सी बॉल की। उन्होंने उस बॉल को उठाया, जैसे कैसे वो उसको उठाकर घर ले आए। अब भूख फिर से जाग उठी थी कि ये पता नहीं क्या है, इसको देखते हैं, गांव वालों को दिखाऊंगा कि यार ये देखो मेरे खेतों में क्या चीज आके गिरी है।
वो घर आए, अलमारी खोली जिसमें उसको छुपा के रखना चाहते थे, कोई कीमती खजाना जैसे उनके हाथ लगाओ कि पता नहीं ये क्या चीज़ है क्या नहीं। उन्होंने उस चीज़ को अलमारी खोल के उसके अंदर रखा, अलमारी को अच्छी तरीके बंद करके ताला लगा दिया। बीवी के पास पहुंचे, कहा खाना लाओ। बीवी बोली क्या था? कहते हैं बाद में बताता हूं, भूख बहुत लगी है, पहले खाना दे दो। बीवी ने खाना सामने रख दिया, फटाफट खाना खाना शुरू हो गए। जैसे ही खाना खत्म किया, अभी आखिरी लुकमा मुंह में ही था कि बाहर ठक 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 कोई दरवाजा खटखटा रहा था, और वही पीछे वाला दरवाजा जो खेतों में से खुलता था, जिस दरवाजे को खोल के आप सीधे खेतों में दाखिल हो जाते हैं। ये कौन है? और वो भी खेतों वाले दरवाजे से खटखटा रहा है। वरना अमूमन अगर कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई हमसाया, कोई गांव वाला भी आता था तो कभी भी पीछे वाला जो दरवाजा है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, तमाम उसी दरवाजे को खटखटाते थे जो घर का मेन दरवाजा होता था, बैक डोर नहीं। बीवी हैरत से बोली ये कौन है जो पीछे वाला दरवाजा खटखटा रहा है? बोले परेशान ना हो, मैं देखता हूं कौन है। डंडा उठाया, लालटेन हाथ में उठाया, चलते हुए दरवाजे के पास गए। अभी भी दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। दरवाजा जैसे ही खोला तो क्या देखते हैं, बाहर दो काले स्याह आदमी खड़े हैं जिनका कदो काट बिल्कुल एक इंसान की तरह है। उन्होंने अजीबो गरीब सी एनके पहनी हुई हैं, ऐसी ग्लासेस, ऐसी एनके उसने पहले कभी किसी को पहने हुए नहीं देखी थी। उनके सर के ऊपर में जैसे कोई हेलमेट पहनता है, हेलमेट की तरह की ही कोई चीज थी। हेलमेट नहीं, हेलमेट की तरह की कोई चीज थी। लेकिन उन्होंने लिबास जो पहन रखे थे, कोट, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और उसके नीचे सफेद शर्ट पहन रखी थी। उन्होंने टाई लगा रखी थी। हुलिया तो बिल्कुल एक मॉडर्न इंसानों की तरह था। लेकिन जिस वक्त वो उन्होंने पूछा जी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो उनमें से जो लेफ्ट साइड पे खड़ा था, जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी जुबान ऐसे अंदर से निकली जैसे सांप की जुबान होती है। वो कई दफा गांव के लोग थे, देख चुके थे सांप अपनी जुबान कैसे बाहर निकालता है। बिल्कुल क्लियर एक सांप की तरह की मोटी ताजी जुबान बाहर निकली और लहराती हुई जुबान अंदर चली गई, फिर से बाहर निकली, लहराती हुई अंदर चली गई। वो चौंक से गए। उस शख्स की जुबान सांप की तरह थी, इंसान की तरह नहीं। और जो दूसरा शख्स राइट पे खड़ा था वो उसी लम्हे बोला। उसकी आवाज ऐसे थी जैसे डबल आवाज हो, गूंजती है आवाज। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अजीब सी इको वाली डबल सी आवाज। और उस शख्स ने उनसे पूछा क्या आपने यहां पे किसी चीज को गिरते हुए देखा है? जैसे कोई रोबोट बोलता है, अजीब सी आवाज। उसकी भी जुबान बिल्कुल सांप की तरह थी। आंखें उन्होंने उस अजीब सी ग्लासेस से छुपा रखे थे, सर को भी किसी चीज से ढांप रखा था, मुंह सिर्फ नजर आ रहा था और वो जो मुंह था बिल्कुल सांप की तरह जुबान से भरा हुआ था। अभी तक उनके हाथों पे तवज्जो नहीं गई थी, वो हाथ सीधे करके खड़े थे कि उन्होंने उनके हाथों की तरफ तवज्जो दी तो उनकी 3 उंगलियां थीं टोटल, 1 अंगूठा और 2 उंगलियां, यानी पूरे हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां, 1 अंगूठा, 3 उंगलियां। और दोनों की ही 3-3 उंगलियां थीं, 1 अंगूठा 2 उंगलियां। वो हैरान हुए ये कैसे हाथ हैं। पाँव में जूते पहन रखे थे, यकीनन सी बात है, वरना उनके पाँव भी मुख्तलिफ होते, वो देख लेते। वो परेशान से हो गए, एकदम से घबरा से गए। जिस तरह वो बोल रहा था जैसे कोई रोबोट बोलता है कि आपने किसी चीज को तो नहीं देखा यहां पे गिरते हुए। उसने खौफ से डरी हुई आवाज में उन दोनों को देखा और गर्दन हिला दी कि नहीं, मैंने किसी चीज को नहीं देखा। तो एक दूसरे की तरफ उन दोनों ने देखा और एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, फिर से पूछते हैं कोई चीज तुमने देखी है? उसने कहा नहीं, मैंने कोई चीज नहीं देखी। ठीक है, हम फिर आएंगे, ये कहा और मुड़ गए। लेकिन वो हैरत अंगेज बात उस शख्स के लिए ये थी कि अगर ये किसी गाड़ी से आए हैं, किसी सवारी से आए हैं, तो क्या इनको तो सामने वाले दरवाजे की तरफ से खटखटाना चाहिए था, दूसरा इनकी गाड़ी भी मौजूद होनी चाहिए थी। ये किस रास्ते से आए हैं?
वो जब मुड़ गए, कुछ देर उनको जाता हुआ देखता रहा तो वो हैरान इस बात पे था, अभी भी वो खेतों की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब है उसी के खेतों में ढूंढने की तरफ जा रहे थे। जल्दी से उसने दरवाजा बंद किया और भाग के अपने मेन गेट की तरफ आया। खोल के देख सकूं इनकी गाड़ी कौन सी है, ये कहां से आए, तो वहां पे किसी गाड़ी का नामो निशान भी नहीं था। वो हैरान हो गया कि ये बगैर गाड़ी के कैसे आए हैं। वो खड़ा देखता रहा, कोई गाड़ी नहीं। परेशान हो गया कि यार ये कौन लोग थे। बीवी ने कहा क्या हुआ है। उसने कहा पता नहीं, वो जो चीज आके गिरी थी ये उसको पूछने के लिए आए थे, लेकिन क्या मैंने गलत तो नहीं किया इनको नहीं बता के। ये ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए, मेरे ख्याल में मुझे इनको दे देनी चाहिए। मैंने तो इसलिए उठा के अंदर अलमारी में ताला लगा के रख दिया है कि कल गांव वालों को दिखाऊंगा ये क्या है। बीवी बोली कल की बजाय आप अभी उनको वापस कर दीजिए, हम किसी फड्डे में नहीं पड़ना चाहते, हम क्यों किसी मुसीबत में गिरफ्तार हों। 1000 सवाल किए जाएंगे, फंस जाएंगे। उसने कहा हाँ तुम ठीक कहते हो। वो सीधा गए, उन्होंने चाबी उठाई, चाबी उठा के ताला खोला। ताला खोल के जैसे ही अलमारी खोली तो अंदर ना ही उनकी शर्ट थी और ना ही शर्ट के अंदर लिपटी हुई वो बॉल नुमा चीज। वो चीज भी गायब थी और उनकी शर्ट भी गायब हो चुकी थी। हैरत की बात यह थी चाबी तो उनके पास थी और ताला लगा हुआ था। ये कैसे पॉसिबल था कि किसी ने ताला खोला, उस बॉल को, उस शर्ट को उठाया और वापस ताला लगा दिया। बीवी से पूछा क्या मैं जब बाहर खड़ा उनसे बातें कर रहा था कोई घर में दाखिल हुआ था। उसने कहा नहीं। कमरे में दाखिल हुआ था। उसने कहा नहीं, कमरा तो मेरे सामने था जब आप गए हैं, मैं आपकी तरफ ही देखती रही हूं, मेरा ध्यान आपकी तरफ ही था, समझो कमरे की तरफ ही था, कमरे में तो कोई भी नहीं गया, आप ही सिर्फ गए थे। और दूसरी बात चाबी भी तो उनके पास थी, अगर कोई गया भी था तो चाबी उसके पास कैसे आई। अगर चाबी उनके पास थी तो कोई और अगर खोलना चाहेगा तो ताले को तोड़ेगा, ताला टूटा होना चाहिए, जबकि ताला खुला हुआ भी नहीं था, बंद था। बंद ताला जब उन्होंने खोला तो वो दोनों चीजें, यहां तक उनकी शर्ट भी गायब हो चुकी थी। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को ये सारा वाकया सुनाया, लेकिन कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि नहीं तुम गलत बयानी कर रहे हो। वो जगह भी जहां पे देखी गई, जहां से उसने वो चीज उठाई थी, तो वहां पे एक गड्ढा था। गड्ढे पे कौन कोई यकीन कर लेता है, एक गड्ढा है छोटा सा, किसी जानवर ने या तुमने खोदा होगा, छोटा सा गड्ढा है, इस पे कैसे यकीन करें। और तो कोई निशानी थी नहीं, लेकिन किसी ने कोई यकीन नहीं किया। वो जब बड़े हुए उन्होंने अपने बेटे को भी ये वाकया सुनाया, गांव वालों को भी सुनाया, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। पता नहीं यार क्या ऐसा हो सकता है। उसी दोस्त ने जिसने कहानी सुनाई थी, जैस्पर उनका नाम था मेरे ख्याल में, या जैस्पर, कि क्या यार ऐसा हो सकता है या उन्होंने झूठ बोला होगा। तो वहीं पे वो खामोश बैठे हुए बुजुर्ग जिनका नाम था हेनरी बोले वो सच कह रहा था, वो झूठ नहीं कह रहा था। वो सारे चौंके जो अभी तक महफिल में बिल्कुल खामोश थे, बिल्कुल नहीं बोले थे। वो हेनरी जो बूढ़े थे पहली दफा बोले थे और सब उनकी तरफ देखना शुरू हो गए, जैसे उनसे भी सुनना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो हेनरी का जो लाया था हेनरी को साथ, वो बोला बताइए आपको कैसे पता वो सच कह रहे थे। हेनरी बोले अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, बाप ने मना कर दिया था और मैं ऐसा चुप हुआ, उसके बाद कभी जुबान नहीं खोली। लेकिन आज तुम लोगों की बैठा बातें सुन रहा था और जब इस बात को सुना तो दिल की आज मैं भी वो राज जो आज तक मेरे दिल के अंदर दफन था, वो राज मैं भी बाहर निकाल दूं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात सच है, लेकिन वो बातें झूठ नहीं सच होती हैं। वो सिर्फ वही जानता है जिसके साथ गुजरा हो। तुम्हारे दोस्त ने जिस वाकये का जिक्र किया उसको उसी बच्चे ने बताया जो छोटा था, जो उस चीज के गुजरने से डर गया था, बड़ा हो गया है। उसके बाप ने गांव वालों को बताया, सबको बताया, किसी ने यकीन नहीं किया। तुम भी एक दूसरे से सवाल कर रहे हो क्या ये सच है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे कैसे राज होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। हेनरी बोलना शुरू हुए, मैं छोटा था, मुझसे बड़े 2 भाई थे। जब मैं बिल्कुल छोटा था तो घर में जब लेटा खेल रहा होता था तो मेरे हाथ की उंगलियां ऐसे सितारों की तरफ होती थी जैसे आसमान के सितारे जो मुझे रात को नजर आते थे। मैं अपनी उंगलियों से उनको छूने की कोशिश करता था। मेरे वालिदैन हैरान होते थे कि ये बच्चा कैसे अपने हाथों को ऊपर की तरफ करके किस चीज को छूने की कोशिश कर रहा है। हम जिस घर में रहते थे वो एक बहुत ही पुराना घर था। उसके कई कमरे थे जो ज्यादातर गैर आबाद थे।
जो आबाओ अजदाद से कुछ घर चले आते हैं जहां पे असल जो घर के मालिक होते हैं वो तो वक्त के साथ इस दुनिया से गुजर जाते हैं, लेकिन नस्लों के पास जब ये घर आते हैं तो ये बड़े बड़े घर वीरान रह जाते हैं। सिर्फ चंद कमरे होते हैं जो इस्तेमाल में होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे इस घर में हमारे अलावा भी किसी और चीज़ का बसेरा है या नहीं, कोई भी नहीं जानता था। मैं, मुझसे बड़े 2 भाई, मेरे माँ बाप इसी घर में रहते थे। मैं जब बड़ा हुआ, बोलने के काबिल हुआ, तो मैं ऐसी बातें करना शुरू हो गया कि मेरे वालिदैन परेशान हो गए। एक दफा हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, मैं पीछे बैठा था, मेरे दोनों भाई भी मेरे साथ बैठे थे, वालिद और वालिदा आगे बैठे थे। एकदम से मैंने खिड़की के बाहर देखा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पापा भगाएं, गाड़ी को तेज भगाएं, वो देखें, वो आ रहा है, वो आ रहा है। मेरे भाइयों ने भी उसी तरफ देखा, पापा मामा ने भी उस तरफ देखा, लेकिन उस साइड पे कुछ भी नहीं था। मुझे भी नहीं याद मैंने क्या देखा था, ये तो मेरे वालिदैन ने मुझे बाद में बताया, लेकिन शायद मैंने उस वक्त कुछ देखा होगा, क्योंकि उस लम्हे तो मुझे याद नहीं मैंने क्या देखा। बड़ा होके तो बहुत कुछ देख लिया, तो अब मैं खुद कहता हूं मैंने उस लम्हे भी कुछ देखा होगा, लेकिन वालिदैन ने उस बात को इग्नोर कर दिया। हम आगे बढ़ गए। कुछ अरसे बाद इसी तरह बैठे हुए मैं और बड़ा हुआ, तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए मैंने फिर से शोर मचा दिया, गाड़ी रोकें, गाड़ी रोकें, वो सामने खड़ा है। वो बहुत खौफनाक है, उसकी झलक आज भी मुझे याद है। वो काला स्याह सा था, ऐसे जैसे कोई रीछ सा होता है, लेकिन वो एक इंसान था, रीछ की तरह बालों से भरा हुआ, बिल्कुल रास्ते में खड़ा हुआ था। उसको देख के डरते हुए मैंने चेहरे को छुपा लिया था। मेरे वालिदैन समझे बच्चा है, कोई डर रहा है, लेकिन मेरे वालिद साहब गाड़ी चलाते रहे, यहां तक कि गाड़ी ने एक जोरदार टक्कर लगी। गाड़ी को एक ऐसी टक्कर लगी कि कोई चीज जैसे गाड़ी से टकराई हो, लेकिन टकराने वाली कोई चीज नजर ना आई। वालिद साहब ने ब्रेक लगा दी, यकीनन कोई चीज आगे से ही टकराई थी। वो नीचे बैठ के देखना शुरू हो गए, जो चीज टकराई है क्या वो नीचे पड़ी है, कोई पत्थर है, क्या चीज है, कुछ भी नजर ना आया, लेकिन गाड़ी से कोई चीज टकराई थी। और हैरत की बात यह थी, गाड़ी के ऊपर डेंट भी नहीं पड़ा था, लेकिन उस चीज के टकराने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि सबको वो क्लियर सुनाई दी थी। वाले साहब हैरान हुए किस चीज ने टकराया है गाड़ी से, कि आवाज तो आई है लेकिन नजर कुछ नहीं आया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से मैं आगे बैठा था अपनी वालदा की गोद में। मैं डरता बहुत था, तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया हुआ था, तो मैंने सामने की तरफ इशारा किया। उस दिन मैं बोला नहीं था, मेरी उंगली इस तरह सामने की तरफ थी कि हमारे वाले साहब ने मेरी उंगली की तरफ देखा और सामने की तरफ देखा, तो सामने एक बहुत बड़ा भेड़िया रोड के दरमियान में खड़ा था। मेरे वाले साहब को ब्रेक लगानी पड़ गई मेरी उस उंगली के इशारे की वजह से। दूर से ही मैंने उस भेड़िए को देख लिया था, और वाले साहब जब करीब गए तो ब्रेक इसलिए लगा चुके थे कि भेड़िया वहां से हट जाए। शीशे हम लोग बंद कर चुके थे कि नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो भेड़िया वहीं पे खड़ा मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। ये बात मेरी वालदा ने भी नोट की, मेरे वालिद ने भी नोट की, और पीछे बैठे दोनों भाइयों ने भी नोट की कि वो सामने खड़ा हुआ भेड़िया मेरी तरफ ही देख रहा है। तकरीबन वो 1 से 1.5 मिनट तक वहां पे मौजूद रहा। मेरे वालिद काफ़ी हारन देते रहे, काफ़ी डराने की कोशिश करते रहे, रेस देते रहे, हारन बार बार देते रहे, लेकिन वो अपनी जगह से टच से मस ना हुआ। जैसे उसको ना ही हारन की आवाज़ आ रही हो, ना ही गाड़ी को डराने के लिए उन्होंने थोड़ा सा आगे किया, जैसे जानवर डर जाता है कि गाड़ी आगे आ रही है, टक्कर ना लग जाए। उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। यहां तक जब उन्होंने देख लिया कि ये बिल्कुल हटने को तैयार नहीं है, वो परेशान हुए कि उसी लम्हे उसने मेरी तरफ मुसलसल देखते हुए आराम से टर्न लिया और वहां से वो साइड पे चला गया, और वाले साहब ने गाड़ी चला दी। लेकिन उसके कुछ ही अरसे बाद वो वाकया हुआ जो पहला हमारे ख़ानदान में एक भयानक वाकया था। हम लोग जिस जगह पे रहते थे ये एक पहाड़ी इलाका था, जंगल ही जंगल, और जंगल के बीच में ऊंचे से पहाड़, हर तरफ दरख्तों की बहुतात थी, घने दरख्त, इतने ज़्यादा दरख्त थे कि आप जब इन दरख्तों पे चलते हुए हाइकिंग करने के लिए थोड़ा सा आगे चले जाते तो घना जंगल और ज़्यादा घना हो जाता, खौफनाक हो जाता, भयानक हो जाता। हम लोग अक्सर कैंपिंग के लिए इधर उधर जाते थे, और स्पेशली मेरा बेस्ट फ्रेंड
एक ही मेरा दोस्त था उसी गांव के अंदर और उसका नाम था मैक्स। हेनरी कहते हैं मैं और मैक्स बेस्ट फ्रेंड थे। बचपन से ही मेरी और मैक्स की बहुत ज़्यादा बनती थी। लेकिन उस दिन हम घर वाले एक पहाड़ के ऊपर बने हुए होटल के अंदर रहने के लिए गए थे। हम लोग सारे रवाना हुए, मेरे दोनों भाई, मैं, मेरी वालदा, वाले। जब हम उस होटल पे पहुंचे तो वो एक पुराना बना हुआ लकड़ी का होटल था जिसके अंदर जदीद सहूलतें तो नहीं थी, लेकिन उस पहाड़ी इलाके के अंदर वाहिद वो एक जगह थी जहां पे आपको रात गुजारने के लिए कमरे मुयस्सर थे। वहां पे एक हमने कमरा लिया और लोग भी वहां पे रुके हुए थे, क्योंकि हम लोग जब पहुंचे थे शाम हो चुकी थी, इसलिए उस वक्त घूम नहीं सकते थे। रात वहां पे गुजारनी थी और प्रोग्राम ये था कि अगले दिन हम घूमने फिरने के लिए जाएंगे। लेकिन उस रात जैसे ही हम अपने कमरों में पहुंचे तो वो बादल जो सुबह से पूरे आसमान को अपने लपेट में लिए हुए थे, चारों तरफ उन बादलों का आसमान पे डेरा जमाए हुए थे। रात होते ही जोर जोर से बिजली चमकना शुरू हो गई और तेज बारिश होना शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हुई, और जंगल के अंदर जब बारिश होती है, दरख्तों पे पानी गिरता है तो उसका शोर ही एक भयानक और खौफनाक होता है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और इतनी ज्यादा गरज चमक के साथ बिजली चमकती और आसमान के अंदर गड़गड़ाहट, बादल ऐसे गरज रहे थे, ऐसे गड़गड़ा रहे थे, बार बार एकदम से जोर से बादल के गरजने की आवाज आती, बिजली चमकती तो पूरा कमरा बिजली के चमकने से रोशन हो जाता। और बादलों का शोर उस रात इतना ज्यादा था कि डर की वजह से किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। आधी रात हो चली थी, मैं जाग रहा था, मेरे भाई, मां बाप सब जाग रहे थे। उस शोर की वजह से, एक अजीब सा शोर था, वो बारिश की शोर के साथ बादलों की गड़गड़ाहट, कि एकदम मेरा भाई वालिद के पास आया। मेरा दरमियाना भाई, यानी जो मुझसे बड़ा था। लुइस कमरे में आया और वाले साहब से बोला, हमारी खिड़की को कोई बार बार खटखटा रहा है। वाले साहब बोले, क्या मतलब? कहता है कि पता नहीं। लुइस ने कहा, हम दोनों लेटे हुए हैं तो बाहर से कोई आता है, जोर जोर से खिड़की को खटखटाता है। हम जब खिड़की खोल के देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं होता। पहली दफा जब किसने खटखटाया बाहर से, इस बारिश में कौन खिड़की खटखटा सकता है? हम समझे शायद कोई परिंदा हो या कोई जंगली जानवर हो, कोई बिल्ली हो, क्योंकि इस इलाके में जंगली बिल्लियां, रीछ जानवर कई तरह के पाए जाते हैं। फिर भी हम खिड़की के करीब गए और जाके देखा तो उस तरफ किसी को भी हमें नजर नहीं आया कि जो कोई खिड़की को खटखटा रहा हो। जब तीसरी दफा खिड़की को खटखटाया गया तो हम परेशान हो गए। बड़ा भाई लियो उठा और उसने कहा, मैं देखता हूं ये क्या है। लियो ने खिड़की के पास जाके देखा और पूछा, कौन है जो खिड़की को खटखटा रहा है? कोई जवाब ना आया। अब वो दोनों भी जाग तो रहे थे, लेकिन खिड़की के मुसलसल खटखटाने की वजह से पहले वो समझ रहे थे बारिश के शोर की वजह से शायद कोई कतरा गिरता है, कोई पत्थर आके गिरता है या कुछ गिरता है। लेकिन अब इस दफा, पांचवी दफा, तो इतना क्लियर, इतनी क्लियर खिड़की को खटकाया गया कि अब तो वहम या कोई 1% भी चांस नहीं था कि कोई वहम है। 100% यकीन हो गया कि कोई जानवर नहीं ऐसे खिड़की को खटखटा सकता, ये कोई इंसान है। लियो उसी वक्त अपनी जगह से उठा और खिड़की के जैसे ही करीब गया तो वहां पे उसी वक्त एक आवाज सुनाई दी, लियो, लियो। और साथ ही एक लड़की की आवाज आई, लियो, लियो। वो इतनी प्यार से लड़की उसका नाम पुकार रही थी। पहले किसी मर्द ने, किसी एक भारी भरकम आवाज ने उसका नाम पुकारा था और बाद में जब किसी ने लियो प्यार से कहा तो लियो से रहा ना गया और खिड़की के पास जाके बोला, हु इज देयर? कौन है वहां? और फिर से उस लड़की की प्यार भरी आवाज आई जिसमें उसने फिर से उसका नाम पुकारा। और उसके बाद लियो ने एकदम से दरवाजा खोला और बाहर की तरफ जाना शुरू हुआ तो लुइस जल्दी से उठा और भागता हुआ वालिदैन के पास आ गया।
उसने सारी बात उनको बता दी कि लियो को गए हुए काफ़ी देर हो गई है। मैंने जब देखा लियो बाहर चला गया, मैंने उसको आवाज़ें दी, लियो बाहर मत जाओ मत जाओ, लेकिन लियो फिर भी बाहर चला गया और जब काफ़ी देर तक अंदर नहीं आया, मैंने बाहर जाके देखा तो वो बाहर नहीं है। तो लुइस ने बताया वालिदैन को वो बाहर गया इस बारिश में, पता नहीं कहाँ गया है, उसको कोई बुला के गए हैं। वालिद एकदम से परेशान हो गए कि इस वक्त लियो को किसने बुलाया है, यहाँ पे तो कोई जानने वाला नहीं है, लियो पहली दफ़ा यहाँ पे आया है, यहाँ पे कोई जान पहचान नहीं, क्या उसने किसी को पहले से टाइम दिया हुआ था? उन्होंने कहा नहीं। तो ये कहाँ गया? वाले साहब परेशान हुए, कमरे के पास गए, उसी दरवाजे पे जहाँ से वो बाहर निकला था उसी दरवाजे से बाहर जाके देखा, कहीं पे लियो का नामो निशान नहीं था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, वो सोच रहे थे मैं कहाँ जाऊँ, इसको कहाँ ढूंढूं, लेकिन बेचैनी हो रही थी। गए हुए काफ़ी देर जो हो गई थी, आखिर मजबूर होकर बाप था निकल पड़ा, इधर उधर ढूंढा, लोगों से पूछा, जहाँ पे भी ऐसी जगह थी जहाँ से बारिश के बच के बैठा जा सकता, यानी उस होटल की वो जगह, पुराना सा एक होटल था, वो कोई वीआईपी होटल थोड़ा था, ऐसी जगह जहाँ पे शेड बने हुए थे, जहाँ पे एक उम्मीद थी कि अगर बारिश से बचने के लिए कोई दोस्त उसको बुलाने भी आ गए थे तो वो यहाँ पे बैठ सकते थे। तमाम जगहों पे देख लिया, लेकिन लियो का कोई पता नहीं था। वाले साहब परेशान होकर वापस आ गए, वो शदीद परेशान थे कि लियो कहाँ चला गया। काफ़ी देर ढूंढते रहे और जब थक हार के वापस आए तो थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। तो वालदा ने कहा चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लुइस को कहा कि तुम अपने छोटे भाई को संभालो और दरवाज़ा मत खोलना जब तक हम बाहर आके क्लेयर तुम्हें ना कहें दरवाज़ा खोलो, चाहे कोई भी आ जाए तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। लुइस ने हेनरी को संभाला और वो दोनों मियाँ बीवी बाहर निकल गए। यहां तक कि सुबह हो गई, सारा दिन गुजर गया, लियो का कोई पता नहीं था। जब शाम होने वाली हो गई तो ये एक शदीद परेशानी की बात थी। तब उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और उनको सारी बात बताई गई। लियो की तलाश जारी हुई, लेकिन लियो का कभी भी पता ना चल सका। लियो कहां गया, लियो के साथ क्या हुआ था। हमारे वालिदैन ने हमसे भी पूछा क्या कभी कोई ऐसा वाकया हुआ था जो अजीब व गरीब हो। तो लुइस ने बताया हां, एक दफा हम लोग गाड़ी चलाकर आ रहे थे, लियो गाड़ी चला रहा था, मैं आगे बैठा था और हेनरी पीछे बैठा हुआ था, कि हम गांव के उस जगह पे पहुंचे जहां पे बहुत ज्यादा गाय हैं और भैंसे हैं, सांड हैं। तो हम जब उनके करीब पहुंचे तो हमें ऐसे लगा कि उनके बीच में भगदड़ मची हुई है, वो तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कोई शदीद खौफजदा होता है, डरा होता है, डर के मारे इधर उधर भागता है, जैसे जंगल में कोई शेर या चीता गाय भैंसों पे हमला कर दे, जितनी तेजी से वो हड़बड़ा के इधर उधर भागती हैं वैसे ही भाग रही थी। हमने कहा ये क्या हुआ है, कि उसी वक्त उन्होंने हेनरी की तरफ इशारा किया कि ये डरना शुरू हो गया था और इसने पीछे की तरफ देख के कहा था वो देखो वो खौफनाक सा आ रहा है, वो बहुत खौफनाक है, बहुत बड़ा है, उसके पूरे जिस्म पे बाल हैं, वो बहुत ही भयानक है, वो आ रहा है, गाड़ी भगाओ गाड़ी भगाओ। हम गाड़ी रोक चुके थे इसलिए कि वो गाय भैंसे गाड़ी से आके टकरा ना जाएं। हेनरी के इस तरह चीखने चिल्लाने पे डरने की वजह से लियो ने गाड़ी चलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई तो पीछे से कोई जोरदार चीज आके गाड़ी से टकराई थी, लेकिन टकराने वाली चीज नजर नहीं आई थी हमें। लेकिन हमने फिर भी गाड़ी दौड़ा दी थी। घर पहुंच के पीछे देखा था तो कोई टक्कर के निशान नहीं थे, कोई चीज पे डेंट नहीं पड़ा था, लेकिन कोई चीज क्लियर वहां पे टकराई थी। पुलिस ने लियो को ढूंढने की काफी कोशिश की। कई दिनों तक पुलिस लियो को ढूंढती रही, लेकिन लियो का कहीं पे कोई भी सुराग ना मिल सका। मेरे वालिदैन के लिए ये कयामत थी। उनका एक नौजवान बेटा, सबसे बड़ा बेटा, यूं गायब हो गया था। बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि किसी आवाज ने, जो पहले एक मर्द की और बाद में औरत की आवाज थी, जैसे उसके कोई जानने वाले हों और उसको पुकार रहे हों और उसका बाहर इंतजार कर रहे हों, और वो उनसे मिलने के लिए बाहर चला गया था। लुइस ने भी यही बताया था कि जब वो बाहर जा रहा था उस वक्त वो डरा हुआ नहीं था, उस वक्त वो घबराया हुआ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सा। जब वो दरवाजा खोल के बाहर जाने लगा तो लुइस ने उसको आवाज भी दी थी, लियो इस वक्त बाहर मत जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है, कहां जा रहे हो तुम। लेकिन लुइस कहता है उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और वो बाहर चला गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा, वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया।
तब वो उठ के वालिदैन के पास गया और उसने वालिदैन को बताया कि काफ़ी देर हो गई है, वो वापस नहीं आया। और पुलिस को भी उसने यही बताया था। जितनी उसकी कोशिश की जा सकती थी, हर उस जगह पे उसको ढूंढ लिया गया। इस होटल के इर्द गिर्द दूर दराज तक उसकी तलाश जारी रखी, लेकिन कहीं पे उसका कोई पता न चल सका। मेरी माँ का रो रो के बुरा हाल था, मेरे बाप भी शदीद परेशान थे, लेकिन क्या हो सकता था। मेरी माँ इसी आस, इसी उम्मीद पे जी रही थी कि वो वापस आ जाएगा, जबकि मेरे बाप को जैसे यकीन हो चला था कि जाने वाला इस अंदाज में गया है, वो अब वापस नहीं आएगा। उस बरसती बारिश की उस खौफनाक रात में वो पता नहीं कहां चला गया था। ऐसा कतई नहीं था कि उसका किसी के साथ चक्कर था या वो किसी के साथ भागना चाहता था या वालिदैन उसके ऊपर कोई सख्ती करते थे। अगर उसका किसी लड़की से चक्कर वगैरह भी होता तो वालिदैन हमारे बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि उसको मना करते। वो कहते हाँ ठीक है, लेकिन कुछ समझ ना आई वो कहां गया। आखिरकार आपको आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है। मेरे वालिदैन को भी सब्र आ गया। अब उनकी पूरी तवज्जो लुइस और मेरे ऊपर थी। मैं बड़ा हो रहा था। एक ही मेरा दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड मैक्स। मैं जहां भी जाता वो कहते तुमने अकेले नहीं जाना, मैक्स के साथ जाना है। जबकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था, इन जंगलों में, इन पहाड़ों में। मुझे जब भी बाहर जाना होता तो मेरे वालिदैन खास तलकीन करते कि तुम अकेले नहीं जाओगे। मैं उनसे कहता मैं मैक्स के साथ जा रहा हूं, और मैक्स के वालिदैन भी जानते थे कि मैक्स मेरे बगैर कहीं नहीं जाता। हम दोनों इकट्ठे फिरते हैं, हम इकट्ठे ही हर जगह जाते, घूमते फिरते। अब हमें डर नहीं लगता था। लुइस हमसे बड़ा था, वो अपने दोस्तों के साथ होता। एक दफा मैंने और लुइस ने शहर जाके कुछ इस तरह के लॉकेट खरीदे थे जो बिल्कुल एक जैसे थे। वो एक सिक्के बने हुए थे, जैसे उस वक्त की करेंसी थी, सिक्के थे, उसी तरह के सिक्के थे। उनके अंदर सुराख करके धागा डाला गया था, छोटे छोटे सिक्के, और उनके धागा डाला गया था। हम दोनों ने ही एक जैसे खरीदे थे। मैंने अपना मैक्स को और मैक्स ने मुझे दिया था कि हम दोनों की दोस्ती के नाम हमेशा ये हम पहन के रहेंगे। हम दोनों ने अपने अपने गले में इसलिए पहन लिए थे कि हम हमेशा इनको पहने रखेंगे, और हमेशा हम पहन के रखते। हमेशा घूमने फिरने जाते, इधर उधर बैठते तो हम साथ होते, क्योंकि मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह मेरे बड़ी भाई लुइस को भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वालिदैन डरते थे। वो अपना एक बेटा खो चुके थे और नहीं खोना चाहते थे। वालिदैन को आखिरकार सुकून मिल चुका था, सब्र आ चुका था। कई साल जो गुजर गए थे, अब मैं भी 21 साल का हो गया था। लुइस मुझसे ज्यादा बड़ा था। अब भी वालिदा कभी कभी उदास होती, लियो को याद करती तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। अब उनको भी यकीन हो चला था कि वो बेटा जिंदा होता, किसी के साथ होता तो कभी ना कभी सामने आ चुका होता। अब वो वापस नहीं आएगा। उनको सब्र आ गया था। एक दिन लुइस की फैमिली ने प्रोग्राम बनाया। लुइस सुबह मेरे पास आया कि हम लोग थोड़ी देर तक पहाड़ी की उस चोटी की तरफ जा रहे हैं जहां घना जंगल था और उसके ऊपर दो पहाड़ियां थीं। एक आगे करके पहाड़ी थी और उससे एक जो पहले वाली पहाड़ी थी वो थोड़ी सी नीची थी, दरमियानी ऊंची थी। उसके ऊपर भी कैंपिंग का माहौल बना हुआ था। लोग दूर दराज से आके वहां पे कैंपिंग करते थे, हम लोग भी जाते थे। और एक आगे वाली पहाड़ी थी जो उससे भी दूर ज्यादा ऊंची थी, वहां पे कम लोग जाते थे, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई जाता वहां पे जरूर था। मैक्स मुझसे बोला कि हम लोग चल रहे हैं, तुम भी चलो। उस दिन मुझे हल्का सा बुखार था। मैंने कहा मैक्स आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, ऊपर जाके मैं तुम्हारे साथ फन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ऊपर जाने का, कैंपिंग करने का मकसद यही होता था कि वहां पे आपने रात को फन करना है, स्लीपिंग बैग में सोना है, कैंप के अंदर सोना है और ज्यादातर घने जंगलों के अंदर घूमना फिरना है। बीमारी की वजह से मैं ना जा सका। वो लोग चले गए। वो लोग शाम को वहां पे पहुंचे। उन रात को अपनी कैंपिंग की और अगली शाम को हमारे घर का दरवाजा नॉक हुआ। अब मेरी तबीयत बेहतर हो चुकी थी। मेरे वालिद साहब ने दरवाजा खोला तो वालिदैन, मैक्स के वालिदैन बाहर खड़े थे। मेरे वालिद ने मुझे बुलाया, मैक्स इधर आओ। मैं गया, मैंने कहा यस। उन्होंने कहा मैक्स का पता है, मैक्स कहाँ है? मैंने कहा नहीं।
वो तो कल अपने वालिदैन के साथ कैंपिंग पे गया था, मुझे भी उसने चलने को कहा था, लेकिन मैंने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो अभी वहाँ से वापस नहीं आया। तो मैंने उसके माँ बाप को देखा और कहा, अंकल आंटी वो तो आपके साथ कैंपिंग पे गया था ना, वो तो कल ही चला गया था। तो वो बोले, हाँ हम यही पूछने के लिए आए हैं, क्या वो तुम्हारे साथ तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, जब वो कैंपिंग के पे गया है तो मेरे साथ कैसे होगा? तो फिर उन्होंने बताया कि वो लोग जब वहाँ पे पहुंचे, रात को उन्होंने खाना वगैरह खाया, फन वगैरह किया, तो स्लीपिंग बैग में जब वो लोग अपने अपने बिस्तर में सोने के लिए लेट गए तो सबको नींद आ रही थी, सब सो गए। पता नहीं किस वक्त मैक्स अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और कहां चला गया। रात के किसी पहर उसकी मां की आंख खुली, उसने देखा वो जो एक कैंप लगाया गया था उस कैंप के अंदर मैक्स नहीं है, उसका बैग खाली पड़ा है। उसने समझा बाहर गया होगा, वो जागती रही अभी आ जाएगा, लेकिन जब थोड़ी देर गुजर गई वो नहीं आया तो मां ने वहीं से बाहर निकल के उसको आवाजें दी, मैक्स कहां हो, मैक्स मैक्स। काफी आवाजें देने पे भी जब वो उसकी आवाज नहीं आई तो वो अंदर गई और बोली, मैक्स काफी देर से नहीं है, पता नहीं कहां गया है। तो उसके वालिद ने कहा, इधर उधर घूमने चला गया होगा, अगर वॉशरूम के लिए नहीं गया, तुम्हें पता तो है वो इन जंगलों से, इन पहाड़ों से, इन वीरानों से वाकिफ है, वो कहां रुकने वाला है, लेट जाओ। वालिद सो गए लेकिन वालदा जागती रही, यहां तक कि सुबह हो गई। सुबह उठ के अब सारे नाश्ता कर रहे थे, मैक्स अभी तक नहीं आया था। नाश्ते में तो उसको आ जाना चाहिए था, वो ऐसा नहीं था कि नाश्ते पे ना आता। अब वालदा ने फिर वालिद से कहा, देखा वो अभी तक नाश्ते पे भी नहीं आया, कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने कहा, अच्छा मैं देखता हूं, यहीं कहीं पास होगा। वालिद उसको ढूंढने के लिए चले गए, दिन सारा ढूंढते रहे, यहां तक कि शाम होने को आई तो परेशान हो गए। वो बोले शायद अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ चला गया होगा, क्योंकि वो अकेला दोस्त के बगैर आता तो नहीं है। जब हम लोग जाने लगे थे उस वक्त भी उसने कहा था, रुको मैं पहले हेनरी से पूछ के आता हूं, मुझे लगता है वो उसी को बुलाने गया होगा, चलो उसके घर चलते हैं। तो हमारे घर आए थे मुझसे पूछने के लिए कि हेनरी वो तुम्हारे पास आया है? तो मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे पास नहीं आया। अब फिर एक वैसा वाकया हो रहा था जैसे मेरा भाई लियो गायब हुआ था। फिर से ढूंढने का अमल शुरू हुआ। इसमें सिर्फ हम लोग घर वाले सारे नहीं ढूंढ रहे थे, पुलिस भी हेनरी को मैक्स को ढूंढ रही थी। और मैं तहिया कर चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक भाई खो चुका हूं। उस वक्त मैं छोटा था और मैं भाई को नहीं ढूंढ सका था, मेरे वालिदैन ढूंढ रहे थे। अब मैं इतना बड़ा हो चुका हूं, अपने दोस्त को ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे हर सूरत अपने दोस्त को ढूंढना है। मुझे यकीन था कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त को, वो मेरा बेस्ट बडी है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब पुलिस ने कह दिया कि उसका कोई पता नहीं है, दूर दराज तक उसको ढूंढ लिया गया। कई दिनों की सर्च के बाद कुत्तों से भी तलाश की गई, हर तरह की तलाश की गई, लेकिन कहीं पे उसका कोई पता ना चला। सब मायूस हो गए थे। उसकी वालिदैन का रो रो के बुरा हाल था, मेरी माँ की तरह। कभी मेरी माँ भी जब लियो गायब हुआ था वैसा ही हाल था, लेकिन एक मैं था जो हिम्मत नहीं हार रहा था कि हर सूरत मुझे मैक्स को ढूंढना है। और मैं जनून में रोज साइकिल लेके कभी उधर कभी पहाड़ों पे पैदल जहां कहीं ढूंढ सकता। मैंने एक मैप लिया हुआ था। उस वक्त ये जीपीएस ये सारी चीजें तो नहीं होती थी, तो वो कागज का बड़ा सा जो मैप था वहां पे मैं निशान लगा के जाता, आज मैं इस एरिया में उसको ढूंढूंगा, और जब मैं ढूंढ लूंगा तो उस पर क्रॉस लगा लूंगा कि वहां पे नहीं मिला। मैं इस तरह हर शाम निकलता, हर छुट्टी वाले दिन निकलता, जब भी मेरे पास टाइम होता मैं निकल जाता, उस मैप को लिए हुए अपने दोस्त को पागलों की तरह ढूंढता और निशान लगा देता कि ये जगह पे मैंने निशान लगा दिया है, ढूंढ ली है, अब मैं अगली जगह पे ढूंढूंगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुजर गए। मैक्स का कोई पता नहीं था। शायद उसकी मां को भी यकीन हो गया था कि अब मैक्स वापस नहीं आएगा, लेकिन मुझे यकीन था मैक्स वापस आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त को वापस लेके आऊंगा। मैंने प्रोग्राम बनाया, अगले 2 दिन छुट्टियां थीं। मैंने घर वालों से कहा मैं कैंपिंग के लिए जा रहा हूं। वो चाहते थे मैं अकेला ना जाऊं, लेकिन मैं कहां अब मानने वाला था। मैंने पीछे बड़ा सा बैग बांधा, अपनी साइकिल पे सवार हुआ। उस बैग के अंदर कैंपिंग का सामान था, जिसपे खाने पीने का सामान, जिसमें स्लीपिंग बैग। हम पहाड़ों में रहने वाले लोग आदी होते हैं इस चीज़ों के। बैग इस तरह का पीछे बांध लेते हैं, जहां पे दिल किया रात पड़ी आग जलाई, खाना गर्म किया, खाया और स्लीपिंग बैग में आग पास जलाकर सो गए। अगले 2 दिन की छुट्टियों की वजह से मैंने प्रोग्राम बनाया था कि कई जंगल के घने हिस्से जिसकी तरफ मैं पहले नहीं जा सका था, जिसमें वो चोटी भी शामिल थी जो सबसे ऊंची चोटी थी, जहां पे कम लोग जाते थे,
जिसके तरफ जाने के लिए रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था, बहुत मुश्किल रास्ता था, लेकिन मैं फैसला कर चुका था मैं उसकी तरफ जाऊंगा। जहां तक मैं साइकिल पे जा सकता था मैं अपनी साइकिल को चलाता और वहीं पे हम लोग छोड़ देते थे। साइकिल पता होता था कि वापसी पे यहां से ले लेंगे। मैं साइकिल पे चलते 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 उस पहाड़ी के करीब पहुंच गया जो दरमियानी पहाड़ी थी, जहां पे उस दिन उसके वालिदैन गए थे, जहां वो उस रात को सोए थे और वो वहां से गायब हुआ था। मैंने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। आज कैंपिंग के लिए कोई भी नहीं आया था, वो जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी, क्योंकि मैंने खुद अमेरिका में कैंपिंग की हुई है। मुझे याद है जो कैंपिंग के लिए जगह बनी होती हैं। आप लोगों को मेरा एक राज प्रोग्राम भी याद हो जहाँ पे शेर के दहाड़ने की रात को आवाज़ आई थी और मैं अपने कैंप में सोया हुआ था। बाहर उस कैंपिंग वाली जगह से ममेन गेट से जब आप दाखिल होते हैं तो गेट के ऊपर एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे माउंटेन लायन भी मौजूद हैं, पहाड़ों में रहने वाले शेर भी मौजूद हैं, तो आपने उनका ख्याल करना है, इमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी को बुलाना है, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना। रीछ बेइंतहा पाए जाते हैं। तो रात को सोए हुए कई सांपों से तो हमारा टाकरा हुआ। सांप तो यहाँ पे जहरीले जो हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनकी दुम के पीछे झुनझुना सा बना होता है, छक 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 ऐसी आवाज़ निकालते हैं। उसके भी मैं कई आपको शोज़ दिखा चुका हूँ जो मैंने रास्ते में मुझे मिले। रटलर बोला जाता है उनको, सांप। तो रात को शेर की आवाज़ भी आई थी, जिसकी वजह से मैं कैमरा लेके नाइट विजन बाहर भाग गया था शेर को रिकॉर्ड कर सकूं, ये सोचे बगैर कि शेर से आमना सामना हो गया। जिन्नात का तो मैं कलाम पढ़ लूँगा, उनको रोक सकता हूँ, शेर को कैसे रोकूंगा मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा जुनून मुझे शेर के पीछे भी भगाता रहा था। अगर आप लोगों को मेरा राज प्रोग्राम वो याद हो। यहाँ की जो इस तरह की जगह होती हैं कैंपिंग के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। वहाँ पे जेनवन रीछ भी होता है, शेर भी होता है, चीता भी होता है, सांप बेइंतहा होते हैं, बिच्छू होते हैं, कई तरह की मखलूक होती हैं। ब्लैक विडो एक काली मकड़ी होती है, काली, जिसको ब्लैक विडो कहते हैं। वो अगर आपको काट ले तो आपकी मौत वाक़ई हो जाती है। वो भी मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाई थी, ब्लैक विडो। अब वो कहता है मैं जब उस कैंपिंग जगह पे पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। मैंने बैग वगैरह उतारा, खाना वगैरह गर्म किया, अकेला बैठ के अपने दोस्त को याद करता रहा, उसकी बातें याद करता रहा। अपने गले में पड़ा हुआ वो हार जो एक उसके गले में भी मैंने दिया था और उसका दिया हुआ मेरे गले में था, कि मेरा दोस्त मैक्स कहाँ होगा। 6 महीने हो चले थे, लेकिन मेरे अंदर अभी हिम्मत ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे लगता था वो अब भी ज़िंदा है, कहीं मौजूद है, उसको मेरी ज़रूरत है। मैं जैसे ही उसके पास पहुँचूँगा वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। खाना वगैरह खाने के बाद मैं स्लीपिंग बैग में घुस गया और मैंने इर्द गिर्द आग इस तरह की जला के रखी कि और लोग तो हैं नहीं, कैंपिंग में अकेला हूँ, कोई जंगली जानवर आ जाए तो मुझे आग महफूज कर सके। अपने आप को बचाने के लिए जंगली जानवर से मैंने सिर्फ एक छुरी, एक बड़ी सी अपने पास रखी हुई थी, वैसे भी काटने के लिए। ये आधी रात का वक्त होगा कि मेरे कानों में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, और ये नाम पुकारने वाला कोई और नहीं, मेरा दोस्त मैक्स ही था। क्लियर मैक्स की आवाज जो मेरा नाम पुकार रहा था, हेनरी, हेनरी। और ये गूंजती हुई वो आवाज थी जो पहाड़ों से आ रही थी, जैसे कहीं वो मुसीबत में हो और मुझे पुकार रहा हो, हेनरी तुम कहां हो, मेरी मदद करो। और दूर से जैसे कोई पुकारता है, हेनरी, हेनरी। मैं उसकी आवाज को सुन चुका था, ये किसी और की नहीं, मेरे दोस्त की आवाज थी। उस आधी रात को मैं उठ गया, मेरा दोस्त यहीं कहीं मौजूद है, उसको मेरी मदद की जरूरत है, वो कहां है। मैंने जल्दी से अपना सामान लपेटा। ये तो मैक्स की आवाज है, इसका मतलब है मैक्स जिंदा है। मैंने सारा सामान उस तरह बांध के बैग बना के वहीं पे छोड़ा और तेजी से आगे की तरफ बढ़ गया। उस आधी रात में आवाज अभी भी कुछ देर के बाद फिर से सुनाई देती, हेनरी। पहाड़ों के बीच में गूंजती हुई आवाज, हेनरी। और मुझे अंदाजा हुआ कि यह आवाज कहीं और से नहीं, उस पहाड़ की चोटी की तरफ से आ रही है, जो आगे वाला पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ जिसकी चोटी पे दुश्वार गुजार रास्ता है, जिस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पे भी लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं। मैं उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ चलते हुए मैं रात को आहिस्ता से चल रहा था। वो जो चांदनी रात की वजह से चांद की रोशनी उस जंगल में फैली हुई थी, उस चांदनी रोशनी को देखते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था कि कहीं पाँव फिसल ना जाए, किसी गलत पत्थर पे ऐसे पाँव न रख दूं कि लड़खड़ाता हुआ नीचे न गिर जाऊं, या पत्थर से पाँव स्लिप हो जाए तो मैं नीचे न गिर जाऊं। चलते 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 एक जगह पे मुझे ऐसे महसूस हुआ
कि कोई चीज मेरे पीछे वाले हिस्से से आके टकराई है, इतने जोर से टकराई है कि उसके बाद मुझे बस इतना याद है कुछ टकराया है और एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है और मैं गिरा हूं। गिरते ही बेहोश हो गया हूं। जब मेरी आंख खुली है तो मेरे आगे घुप अंधेरा, ऐसा घुप अंधेरा कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं जमीन पे पड़ा हुआ हूं। मुझे आखिरी बात याद आई, कोई चीज मुझे लगी थी सर के पीछे वाले हिस्से में और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। क्या हुआ था मुझे, यह सोच के मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की, मैं उठकर बैठ गया, लेकिन अभी तक घुप अंधेरा था। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही मैं सीधा खड़ा हुआ, अभी पूरा सीधा नहीं हुआ था कि मेरा सर ऊपर किस चीज से लगा और इतने जोर से लगा कि फिर से मेरे मुंह से एक तकलीफ से आह से निकली और मैंने सर पे हाथ रख लिया। इसका मतलब है मैं किसी ऐसे गार के अंदर मौजूद हूं जहां पे बैठा तो जा सकता है, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो आपका सर ऊपर टकराता है। और फिर मैंने दीवारों को टटोल कर देखा तो मेरा अंदाजा सही निकला, मैं एक गार के अंदर ही मौजूद था। घुप अंधेरा उस गार के अंदर। तभी उसी वक्त गार के एक हिस्से से मुझे रोशनी सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे एक सफेद सी गोल सी रोशनी है जो चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही है। मैं थर थर कांपना शुरू हो गया कि ये कैसी रोशनी है, मैं एक गार में कैसे पहुंचा हूं, मेरे साथ क्या हुआ था। क्योंकि मैंने पीछे हाथ लगा के देखा था जहां पे मुझे दर्द हो रहा था, तो वहां पे खून जम चुका था। एक लेसदार मादा जो कोई और नहीं, मेरा अपना खून था, मेरे हाथों को महसूस हुआ। उसी लम्हे वो जो रोशनी चलती हुई करीब आ रही थी, बिल्कुल मेरे सामने आई, तो मैंने देखा वो रोशनी नहीं बल्कि वो रोशनी से एक इंसानी शक्ल में बदल गया और वो कोई और नहीं, मेरा दोस्त मैक्स था। मेरे बिल्कुल सामने मैक्स खड़ा था और मैं मैक्स को देख के एकदम से चौंक पड़ा और कहा, मैक्स तुम जिंदा हो, शुक्र है तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। मेरे दोस्त तुम कहां थे? मैंने जैसे ही ये जुमले उसको कहे तो मैंने देखा वही मेरा दोस्त मैक्स जो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, उसका एक जुमला मेरे कानों में से टकराया, हेनरी यहां से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। बस उसने ये एक ही फिक्रा 2 दफा कहा, यहां से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। और ये कहते ही मेरी आंखों ने देखा उसके वजूद से, खाल यानी कि गालों से, बाजुओं से, पूरे वजूद से इस तरह जैसे बर्फ पिघलती है और गिरना शुरू हो जाती है, तेजी से पिघल रही होती है, गिरती जाती है, उस तरह उसके जिस्म के अंदर से खाल पिघल पिघल के नीचे गिरना शुरू हो गई और उसकी पूरी खाल नीचे गिरती जा रही थी और वो पिघलता जा रहा था। उसके जिस्म के हिस्से टूट टूट के नीचे गिरते जा रहे थे और नीचे गिरते ही पिघल के गायब हो रहे थे मेरी आंखों के सामने। उसका पूरा वजूद, उसके बाजू, उसकी टांगें, उसका सीना, उसका धड़, उसकी गर्दन, उसकी सर पिघल के नीचे गिरा और बर्फ की तरह पिघल के गायब हो गया। वो मैक्स ही था जो मेरे सामने आया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही पिघल के गायब हो गया था। बस एक जुमला जो उसने 2 दफा कहा था, जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। क्या मेरा दोस्त मुझे कोई पैगाम देने आया था? लेकिन उसके साथ ये क्या हुआ? मैं तो खुश हो गया था, वो जिंदा है, मुझे भागना है, मैं यहां से जाना है। मैं अंदाजे से किस सिमत जाऊं कि मुझे वही रोशनी फिर से नजर आई, वही गोल सी रोशनी जो दूर से आती हुई छोटी सी नजर आ रही थी। मेरे सामने आके वो रोशनी इंसान में बदल गई थी, मैक्स में बदल गई थी। वही छोटी सी रोशनी एक सिमत इस तरह चलना शुरू हो गई जैसे मुझे रास्ता दिखा रही हो। जैसे ही उस रोशनी को मैंने एक तरफ जाते हुए देखा तो मैं समझ गया ये रोशनी नहीं, ये तो मैक्स था जो अभी रोशनी से मैक्स में बदला था, फिर से रोशनी बन गया है। मैं उस रोशनी के पीछे घुटनों के बल जल्दी जल्दी चलना शुरू हो गया, क्योंकि खड़े नहीं हो सकते थे, सर लगता था। और मैं घुटनों के बल चलता चलता जब उस गार के उस दिहाने पे पहुंचा जहां पे गार का वो रास्ता था दाखिल होने का, रोशनी वहां पे गायब हो गई और उसी गार के दहाने पे जो असल में रास्ता था, उसका दाखिल होने का दरवाज़ा था, मैंने देखा वहीं पे वो लॉकेट पड़ा हुआ था जो मेरे दोस्त मैक्स के गले में था। वही लॉकेट जो मेरे गले में था और वहां पे सिर्फ मैक्स के कपड़े भी पड़े थे, मैक्स का वो लॉकेट भी पड़ा था और कुछ और कपड़े भी पड़े थे।
अभी ये मैंने मंजर देखा ही था कि मैं कांप के रह गया। मैंने उस मैक्स के लॉकेट को उठाया ही था कि मेरी निगाह नीचे की तरफ गई। मैं क्या देखता हूं, नीचे आग जल रही है, बिल्कुल ही थोड़े ही फासले पे नीचे, लेकिन वो मुझे ऊपर नहीं देख रहे थे, मैं उनको ऊपर से देख रहा था। एक आग जल रही है और दो इंसान हैं जो उस आग के पास लेटे हुए हैं। और तभी मेरी निगाह उस शैतान पे पड़ी जो काला स्याह था, जिसको शायद मैं बचपन में देखता था, एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। वो बहुत ही भयानक और खौफनाक था। इतनी दूर होने के बावजूद उसकी आंखों से, लाल सुर्ख आंखों से जो लाल रोशनी निकल रही थी, ऐसे लगता था जैसे किसी ने टॉर्च जला रखी हो। ऐसी तेज रोशनियां उसकी आंखों से निकल रही थी। वो जिस तरफ देखता, दो रोशनियां से निकल के लाल सुर्ख आंखों से निकलने वाली तेज लाल सुर्ख रोशनी हर जगह पे पड़ती, और उसी रोशनी जो आंखों से निकल रही थी वो हर जगह को इस तरह मुझे क्लियर देखने में मदद मिल रही थी। उसकी आंखों से निकलने वाली उस रोशनी की वजह से हर चीज जो धुंधली थी वो क्लियर हो गई थी। वो दोनों शख्स जो आग के पास पड़े थे वो बेहोश थे, लेकिन वो जो सामने खड़ा था बालों से भरा हुआ, इंतहाई खौफनाक भयानक सा, उसके हाथ इतने बड़े थे, इतने बड़े थे कि वो जिस जगह पे खड़ा हुआ था उसके हाथ नीचे जमीन पे भी इस अंदाज में पड़े हुए थे कि अगर उसका कद 10 फुट था तो उसके हाथ 20 फुट लंबे थे। जिस जगह पे वो खड़ा हुआ था तो उसके बाजू फोल्ड होके नीचे जमीन पे पड़े हुए थे और इतने दूर तक जा रहे थे। इतने लंबे वो बाजू वालों था, इतने लंबे उसके बाजू थे कि दूर तक उसके बाजू नीचे जमीन पे पड़े हुए थे। और उसी वक्त मेरे सामने मैंने देखा उसने अपने बाजू को ऊपर उठाया, और जब उसने अपने बाजू ऊपर किए तो मैं बाजू देखकर हैरान रह गया। इतने लंबे, 20 फुट लंबे बाजू, दरख्तों से भी ऊपर उसके हाथ पहुंच गए थे। और उसने अपने वही दोनों हाथ नीचे बढ़ाए और उन दोनों नीचे पड़े हुए दोनों इंसानों को अपने हाथों में पकड़ा और वो घूम गया। अब वो उनको घसीटता हुआ, वो 8 से 10 फुट का लंबा होगा, वो उनको घसीटता हुआ जब चलना शुरू हुआ, धज 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 एक ऐसी आवाज पैदा हो रही थी जो दूर दूर तक सुनाई दी थी। उसकी चलने की आवाज धज धज वो करता हुआ आ रहा था, और मेरे एकदम से कान में किसी ने सरगोशी की, यही है वो शैतान जो सबको खा जाता है, भाग जाओ यहां से। ये कान में होने वाली सरगोशी किसी और की नहीं, मैक्स की सरगोशी थी। मुझे समझने में देर न लगी। मैं जख्मी था, मेरे सर पे चोट लग चुकी थी, मेरे जिस्म पे खराशें थी। मुझे भी वो शायद इसी गार में घसीट के लाया था, और उनको भी शायद इसी गार में ही वो घसीट के ला रहा था। और जो मेरे सामने मैक्स आया था, जिसका लॉकेट वहीं पे पड़ा था, जो मैंने उठा लिया था, जिसके कपड़े वहीं पे पड़े थे, जिसका मतलब है वो उनको और कई और जो कपड़े पड़े थे उनको वो शैतान खा गया था। इस गार के दहाने पे मैं खड़ा था, अंदर से वो उसी तरह भी घुप थी जिससे मैं निकल के आया था। मैं जल्दी से नीचे उतरना शुरू हो गया दूसरी तरफ से कि वो शैतान मुझे देख ना ले और मैं बस घर पहुंचूं। मैं नीचे उतरता, भागता, गिरता पड़ता, जैसे कैसे अपने घर तो पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही मैं बेहोश हो गया था। शायद मैंने अपनी हिम्मत इतनी जमा कर रखी थी कि घर तक तो पहुंच गया, लेकिन घर पहुंच के मैं बेहोश हो गया। मैं कितने दिनों तक बेहोश रहा। मेरे वालिदैन मुझे अस्पताल लेके गए। जब मैं होश में आया तो मैं खौफ की वजह से बोलता नहीं था। जब ठीक हुआ, घर वापस आ गया, तो मेरे वालिदैन ने मुझसे पूछा तो मैंने वो सारी बात उनको बता दी। मेरे वालिदैन ने जब मेरी सारी बात सुनी तो उन्होंने पुलिस से राब्ता किया, लोगों से भी राब्ता किया कि वहां हमें चल के देखना चाहिए कौन है वो शैतान। हम लोग पहाड़ की उसी जगह पे जहाँ नक्शा मुझे अब भी याद था, वो रास्ता मुझे अब भी याद था जहाँ से मैं गया था, मैं उनको लेकर उसी रास्ते से सीधा उसी जगह पे जहाँ पे खड़ा हो गया जहाँ पे वो गार थी। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे निशानियाँ बिल्कुल मौजूद थी। वहाँ पे अब कपड़े नहीं थे, वहाँ पे जूते नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पाँव के निशान ज़रूर इस तरह के कुछ मिले थे जिससे मैं उनको सबूत दे सका था कि मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं। क्योंकि उनको मेरे पाँव के निशान मिले थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई गार का नामो निशान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मैंने वो लॉकेट उनको दिखाया था जो मैंने अपने गले में पहना था, वैसा ही लॉकेट जो मैंने वहाँ से उठाया था जो मैक्स के गले में था। लेकिन अब वहां पे कोई कपड़े जूते नहीं थे, किसी और के भी कपड़े जूते थे, अब वो भी नहीं थे। गार कैसे गायब हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे वालिदैन ने फादर से एक राब्ता किया था। वहां पे उन्होंने जाके चर्च के अंदर जब फादर को सारी बात बताई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, वो इंसान नहीं था,
वो कोई और मखलूक है जो इंसानों को खा जाती है। बस हेनरी से कहना वो इस वाक़ये का किसी से जिक्र ना करे। और हाँ, जिस घर में तुम लोग रिहाइश पजीर हो, इस घर को भी छोड़ दो। मेरे वालिदैन ने मुझे ज़्यादा नहीं बताया, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था, डरा हुआ था, चुप चुप सा हो गया था उस वाक़ये के बाद। तो मेरे वालिदैन ने उस घर को भी छोड़ दिया, हम कहीं और शिफ्ट हो गए। कई सालों बाद मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि उस घर को छोड़ने की वजह क्या थी। मैं अक्सर उनसे पूछता था, वो मुझे नहीं बताते थे। तब उन्होंने मुझे बताया था, फादर ने उनको बताया था कि जिस मखलूक को मैंने देखा था वो झूठ नहीं था, वो वहम नहीं था, वहाँ पे वो गार था, लेकिन वो एक ऐसा गार बनाया गया था जो एक और दुनिया की मखलूक बनाती है, जो किसी को नज़र आता है और किसी को नज़र नहीं आता। वो मखलूक चाहती है तो नज़र आता है, वो नहीं चाहती तो नज़र भी नहीं आता। इसी वजह से वो बाकियों को नज़र नहीं आया था। वो जो शैतान सा था जो लोगों को खा गया था, वो जिन्नात की किसी नस्ल में से था। और उन्होंने बताया था कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर में भी इसी जिन्नात का बसेरा है। लेकिन सबसे खौफनाक बात जिसने मुझे तोड़ दिया और आज तक मुझे खामोश कर दिया, जब मैं वहां मैक्स को देखकर वहां से घर वापस आया था, बेहोश हो गया था, जिस घर में हम रहते थे, जब हम उस घर को छोड़ने लगे थे, फादर ने कहा था उस घर को छोड़ दो वरना उस घर में मखलूक वो मौजूद तुम्हारे औलाद को नुकसान पहुंचा देगी। वालिदैन सामान पैक करना शुरू हो गए थे। जिस दिन हमने वहां से जाना था उससे 2 रातें पहले जब हम सामान पैक कर रहे थे, जब हम सुबह उठे थे, तो मेरा बड़ा भाई लुइस, उसने खुदकुशी कर ली थी। वो बिल्कुल परेशान नहीं था, वो बिल्कुल उदास नहीं था, उसको कोई परेशानी नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल था। वो वालिदैन के साथ सामान पैक करवाता रहा था। वो खुश था कि हम यहां से जा रहे हैं, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब सुबह वालिदैन उठे थे, हमने देखा था उसने अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी। उसकी कोई वजह नहीं जान सका था। आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरे घर वालों पे क्या गुजरी होगी। वाले थे जो एक हौसला किए हुए थे, मैं आखिरी बच्चा भी ना खो दूं, हेनरी भी ना चला जाए। उन्हें जैसे कैसे सामान कुछ उठाया, कुछ वहीं पे छोड़ा, हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। लुइस की उस मौत ने मेरे वालिदैन को बहुत तोड़ दिया था। शायद जो लियो गया था वहां मेरे वालिद तो उस वक्त कमजोर नहीं हुए थे, दुखी थे, सब्र किया था, लेकिन दूसरे बेटे की खुदकुशी ने उनको खत्म कर दिया था। मेरे वालिदैन ज़्यादा अरसा ज़िंदा ना रह सके। लेकिन वो जो हमारी ज़मीनें, चीज़ें थी जो हमने बेची, उससे हम जहाँ और जगह पे शिफ्ट हो गए थे, मैंने अपने वालिदैन को खोया। मेरा बड़ा भाई लियो चला गया। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई लुइस ने खुदकुशी कर ली। मैक्स को मैंने किस हालत में देखा, लेकिन मैक्स ने मुझे रोशनी बना के उस गार से बाहर निकाला और कहा यहाँ से चले जाओ। शायद मैक्स वहाँ पे ना आता मुझे बचाने के लिए तो मैं भी मारा जा चुका होता। वो शैतान, वो जिन, वो बला, वो डायन, वो जो भी था वो मुझे खा चुका होता। लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, कभी जुबान पे इस वाक़ये को नहीं लेकर आया। आज जब आप लोग बातें कर रहे थे तो मुझे वो सब कुछ याद आ गया। जब आप लोग वो कहानी सुना रहे थे मुझे अपना सारा मंजर याद आ रहा था और मुझसे रहा ना गया। वो राज मैंने आपके आगे उगल दिया। कुछ राज ऐसे होते हैं, ऐसे खौफनाक और ऐसे भयानक, जिन पे यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो सच होते हैं। आप उस गाँव की बात करते हैं कि वो उस उड़ने वाली चीज़ को, हो सकता है वो हवाई मखलूक हो सकता है वो एलियन हो सकता है वो कुछ भी हो, उस पर तो फिर भी यकीन करना बहुत आसान है। मेरी कहानी पे यकीन कीजिए, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी, हमारे साथ क्या हुआ होगा, मेरे साथ क्या हुआ होगा। और उसके बाद वो खामोश हो गए। जब वो खामोश हुए तो उस महफिल में ऐसी खामोशी छा गई, किसी के पास जैसे कोई अल्फाज ही ना हो बोलने के लिए। हम लोग कुछ देर बैठे और सबने कहा क्या ख्याल है, अभी हम सोते हैं। और सोने का प्रोग्राम हुआ और जब सुबह हुई वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन वो भयानक कहानी जो हम दोस्तों को सुना के गए थे, जब हम बाद में बैठे और हमने कहा कि वो कितनी खौफनाक कहानी थी, हाँ वो एक सच्ची कहानी थी। उनकी खामोशी बताती थी कि उन्होंने ज़िंदगी क्यों खामोशी से गुजारी है। वो कहते मैं एक हंसमुख नौजवान था, मैं ज़िंदगी में खामोश ही इसलिए हुआ कि उसके बाद मेरे भाई की मौत ने और मेरे दोस्त की मौत ने मुझे ज़िंदगी में खामोश कर दिया। आज तक मैं खामोश हूँ। वो कहानी
खौफनाक सच्ची कहानी मैंने आज आपके हवाले की है। उम्मीद है आपके सुनने वालों को भी अच्छी लगी होगी। अगर आपके सुनने वालों को अच्छी लगे तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा उन सब से, ये उनके अल्फाज हैं जिन्होंने कहानी भेजी है, उनका नाम एडम है, कि उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। आदम होता है यहाँ पे, उसको एडम बोलते हैं, कि आदम कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा जितनी आप मेहनत करते हैं, जिस अंदाज में आप कहानी सुनाते हैं, लाइक करना फ़र्ज़ है आप सब पे, तो उन सबसे रिक्वेस्ट कीजिएगा। आदम कह रहे हैं कि कहानी अच्छी लगे है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।